बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं एहतसाब सभा टीवी पे। मैं हूं इमरान खान। सिचुएशन इस वक्त ये है कि तमाम सियासत के बड़े खिलाड़ी मैच देख रहे हैं खामोशी से। सब ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसमें वो खुद अपने आप को रेलिवेंट कर पाएं, चाहे वो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हों, चाहे वो उनकी अपनी पार्टी के कुछ ऐसे एमएनएज हों जिनका एक धड़ा बना हुआ है, चाहे वो पीएमएलएन के अंदर ऐसे लोग हैं जिनकी थोड़ी सी सोच के अंदर तजाद है, चाहे वो काफ लीग है, चाहे वो एमक्यूएम है, जीडीए है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, सब ये सोच रहे हैं कि इस सारी गेम के अंदर से उनको कौन सा पॉलिटिकल बेनिफिट ऐसा मिल सकता है जिसके मुताबिक वो अपने पत्ते चलें। तो इस वक्त वेट एंड सी की पॉलिसी ऑलमोस्ट चल रही है। मेन जो खेल है या शतरंज की जो बसात है, उसके तीन तरफ जो लोग बैठे हुए हैं उनमें एक शहबाज शरीफ यानी पीएमएलएन की क़यादत, दूसरी जानिब फजलुर रहमान साहब जिनके पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, और तीसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा लगता है कि कमांडिंग पोजीशन में दोबारा अपने आप को ले आई है। तहरीक अदम एतमाद एक ऐसा गेम है जिसका सबसे पहले नाम पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया था। हुकूमती इत्तेहाद के पास नशिस्तें ज्यादा हैं, अपोजिशन के पास 162 हैं। अपोजिशन को 172 तक पहुंचना है। अपोजिशन के साथ दो लोग ऐसे हैं जो आज़ाद हैं और एक जमात इस्लामी का एमएनए है जो नॉर्मली अपने आप को गैर जानिबदार रखते हैं। तो अपोजिशन को अगर अपना वज़ीर आज़म बनाना है तहरीक अदम एतमाद लाने के बाद भी, तो उनको दो चीज़ें बहुत ज़रूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहले उन्हें कौमी असम्बली का स्पीकर बदलना पड़ेगा ताकि आने वाला स्पीकर उनकी मर्जी का आदमी हो और वो उस स्पीकर की मदद से ऐवान की कार्रवाई को अपने हक में इस्तेमाल कर सकें, उस स्पीकर को या उसकी नशिस्त को। तो फिर उनके लिए काम आसान हो जाता है। तो पहले उनको स्पीकर तब्दील करना पड़ेगा, यानी असद कैसर साहब को हटाना पड़ेगा। यहां पे होती है खुफिया बैलेटिंग स्पीकर की तब्दीली में, या उसकी जो अदम एतमाद आती है स्पीकर की, तो वो खुफिया बैलेटिंग होती है। वहां हुक्मरान जमात के लोग अगर स्पीकर के खिलाफ वोट भी देते हैं तो वो डी सीट नहीं होंगे, वो अपनी सीट के ऊपर मौजूद रहेंगे। अब क्योंकि आ जाएंगे अपोजिशन के स्पीकर, तो फिर जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी तो फिर उन लोगों को शो ऑफ हैंड करना पड़ेगा आकर सामने। अब वो लोग इत्तेहादी हो सकते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इत्तेहादियों का मूड क्या है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने एक वजारत मुबैना तौर पे मांगी है। उनको एक वजारत देकर तो डील किया जा सकता है। उनके पास 5 सीटें हैं, 3 सीटें जीडीए के पास है और वो किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं कर रहे, वो फिलहाल इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। बलूचिस्तान जमहूरी पार्टी एक ही सीट है, जमहूरी वतन पार्टी, वो उन्हीं के साथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। जहां तक मामला काफ लीग का और एमक्यूएम का है, तो यहां पे 10 सीटें मौजूद हैं और ये 10 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में शो ऑफ हैंड कर देते हैं, उनके अपने एमएनए और डी सीट भी हो जाते हैं, तो फिर अपोजिशन को 172 की बजाय जो उस वक्त की तादाद होगी उसका आधा लाकर शो करना पड़ेगा। फर्ज करें 168 या 169 या 167, तो इतने बंदों के लिए अपोजिशन को कुछ कम बंदे चाहिए होंगे। और अगर एमक्यूएम और काफ लीग को वो तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो अपना वजीर आजम ला सकते हैं। वजीर आजम कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। जो लोग पीपल्स पार्टी के ज्यादा करीब हैं वो ये बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का वजीर आजम भी आ सकता है। आसिफ अली जरदारी साहब भी एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद हैं और पैगाम पहुंचाने वालों ने आसिफ अली जरदारी साहब को ये पैगाम दिया पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से कि गो एट, आप वजीर आजम पाकिस्तान बन जाए। तो जरदारी साहब ने कहा कि बड़ी जमात तो पीएमएलएन की है, उनका होना चाहिए। फिर शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जाता है कि उनको वजीर आजम पाकिस्तान बनाया जाएगा। नवाज शरीफ साहब को कुछ 4 नाम मुबैना तौर पे अयाज सादिक साहब ने पेश भी किए थे कि ये हमारे लोग हो सकते हैं जो जब तब्दीली आए तो फिर ये हमारे वज़ीर आज़म बन जाए। अब पीएमएलएन के अंदर एक कंफ्यूजन ये है कि 90 दिन के लिए नया वज़ीर आज़म बनेगा या पूरा टाइम 5 साल किए जाएंगे। कुछ लोग ये कहते हैं कि मखसूस मुद्दत के लिए होना चाहिए ताकि फौरी नए इंतखाबात करवाए जाएं और एक फ्रेश मैंडेट आए पाकिस्तान में जिसमें पार्टी पोजीशन तब्दील हो जाए। कुछ लोगों का ये कहना है, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी सोच इससे मिलती जुलती लगती है, कि ये दौरे हुकूमत पूरा होना चाहिए। वो इसलिए है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है और वो नहीं चाहेंगे कि सिंध हुकूमत जो है वो भी साथ ही ख़त्म हो जाए और नए इंतखाबात हों। वो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिनको चाहते हैं कि मुकम्मल करें। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ करवाते हैं, फिर हम प्रोग्राम
हमारे साथ हिना परवेज भट्ट साहब पीएमएलएन से यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं लाहौर में। बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर आजिज धामरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन कर रही हैं आलिया हमजा साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। आजिज धामरा साहब, एक कंफ्यूजन है, जरा उसको दूर कर ले। अगर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि एक आईनी तब्दीली आए। पीपल्स पार्टी को गैर आईनी तरीके से नहीं चाहती कि वजीर आजम को हटाया जाए। और पीपल्स पार्टी की जहां तक सोच है वो फौरी तौर पे इंतखाबात के हक में नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो नया वजीर आजम आए वो हालात को संभाले। सारी पार्टियों के पास ही मुल्क के मसाइल का हल है। यही बात आसिफ अली जरदारी साहब ने मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब को की एलामिया के मुताबिक कि सब पार्टियां मिलकर मुल्क के मसले को हल कर सकती हैं, तो हम सपोर्ट देंगे तो चले। लेकिन पीएमएलएन के अंदर एक सोच ये भी है कि जल्दी नए इंतखाबात करवाए जाएं। ये एक ऐसा नुक्ता है जिसको छोटा नहीं समझा जा सकता और ये एक डेडलॉक भी हो सकता है। व्हाट यू से सर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें इमरान भाई, पहले तो आपने जो इंट्रो दिया, आप बाखबर सहाफ़ी हैं और मुझसे ज़्यादा बाखबर हैं, और आपने यकीनन जो है वो हक़ाइक़ पर मुबनी अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बुनियाद पर दिया होगा कि जरदारी साहब को क्या कहा जा रहा है और पीएमएलएन की क्या सोच है। मगर ओवरऑल जो हमारी सोच है वो यही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से आपको पता है कि हमें पीडीएम से भी निकाला गया था, तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के माहौल को देखा जाता है तब बात की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि पंजाब से स्टार्ट लें, तो हमारे ऊपर पीडीएम के अंदर भी ये क्वेश्चन थे और आप लोगों के भी ये क्वेश्चन थे कि नंबर्स के हवाले से पीपल्स पार्टी ये किस हवाले से बात कर रही है कि पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए। तो हमने ये कहा था कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं और पीएमएलएन यकीनन वहां की एक मेजर पार्टी है, वो अगर इस पे आएगी तो हम बेहतर माहौल में कर देंगे। क्योंकि वो जो जहाज हवा में उड़ रहा है वो कहीं भी, उनका पायलट कह रहा है कि जहाज कहीं भी अब लैंडिंग कर सकता है। तो ये एक पॉलिटिकल पार्टीज की हालात के ऊपर एक एनालिसिस होती है, उस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी ये बात कर रही थी। उसके बाद अगला मरहला जब आता है नेशनल असेंबली में सेनेट की जब पोलिंग होती है तो वो हम जीत जाते हैं। हालांकि वहां पर नंबर्स का इशू था, हमें बिल्कुल था। अब क्या हो रहा है? अब भी ये सूरत हाल है। अब सूरत ये है कि बादशाह सलामत अपने दरबार के पसंदीदा लोगों को, खुशामदियों को, 10 को वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। अच्छा, बाकी जो लाइन में लगे हुए लोग हैं उनके ऊपर बादशाह सलामत ने अदम एतमाद कर दिया है और उनको ये मौका दिया है कि आप अपनी ये नौकरी खुद से छोड़ दें। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि बादशाह सलामत की अदम एतमाद की बुनियाद पर आपकी नौकरी खत्म हो जाए। तो ये तमाम सूरत हाल जो है ये इस तरफ इशारा कर देती है कि एक अरस्तू लेके आए थे, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर उसको तब्दील कर दिया गया और कहा गया कि भाई वो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। उस अरस्तू को भी सर्टिफिकेट दिया गया। हालांकि आपने महंगाई में डुबो के रख दिया है इस कौम को। पेट्रोल आप कह रहे हैं कि जी दुनिया की वजह से हम महंगा कर रहे हैं, कम नहीं करेंगे। उड़ान जो डॉलर कर रहा है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं। पूरी कौम एजानी की सूरत हाल को फेस कर रही है और ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो इसलिए जो अंदरूनी हालात हैं पीटीआई के और हुकूमत के, वो इंतहाई खराब तरीन सूरत हाल है। अब आपके प्रोग्राम में तरदीद होगी मेरी इस बात की, आप बेशक तरदीद करें क्योंकि आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करने आए हैं। मगर जो सूरत हाल बादशाह सलामत की है, उसकी परेशानी की है कि बादशाह सलामत कौम को भी ये कहना चाहते हैं कि मेरी हुकूमत में जितनी बड़ी महंगाई हुई है, जितने बड़े कर्जे लिए गए हैं, क्या फौरी तौर पे नए इलेक्शन में जाना चाहिए तारीख एतमाद के बाद, उसमें सर्टिफिकेट या बांटे फिर ये जाएंगे। करना चाहिए मतलब कौम अच्छाई क्यों मिलना चाहिए, वक्त लिया जाए और ये टन्योर पूरा किया जाए, नए वजीर आजम उसको करें पूरा। हमारा साहब जी देखें, पहला जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा वो स्पीकर के खिलाफ आएगा। उसमें स्पीकर क्योंकि पार्टी बन चुके हैं, स्पीकर इनके जो कानून साजी है पार्लियामेंट की, पाकिस्तान की तारीख में इसको बिल्डोज किया जा रहा है। ज्वाइंट सिटिंग में आपने देखे कि 30 से ज्यादा बिलों को गिनती के बगैर पास किया जा रहा था। तो स्पीकर पार्टी हो चुके हैं, स्पीकर की चेयर अब गैर जानिबदार चेयर नहीं है। तो फिलहाल तो फर्स्ट स्टेप है हमारा। बाकी जो आपने अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर बातें की हैं, मुझे इसका ज्यादा इल्म नहीं है कि टॉप लीडरशिप के बारे में कि क्या उनको इतलात मिल रही हैं या क्या किया जा रहा है। मगर जो पीपल्स पार्टी का स्टैंड ओवरऑल क्लियर कट है वो ये है
कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमारा पहला स्टेप होना चाहिए, स्पीकर के खिलाफ होना चाहिए, उसके बाद हमारा अगला जो हदफ है वो प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और फिर प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करना चाहिए, तो दो अहदाफ है ना। जो मेन चीज मैं पूछ रहा हूं, जहां पे जाके सुई अड़ जाती है सबकी, कि नए इलेक्शन करवाने हैं फौरी तौर पे, या फिर यानी 90 दिन के बाद नया इलेक्शन, या फिर जो भी वजीर आजम बनेगा वो ये टन्योर पूरा करेगा। आप बताइए, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है हिना साहबा? देखिए, जहां तक मुझे पता है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि इंशाल्लाह 90 डेज में नए इलेक्शन करवाने चाहिए। और मियाँ साहब ने, जैसे आपने देखा कि सीईसी की मीटिंग हुई और जरदारी साहब की मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से, बिलावल की मुलाकात मरीम बीबी से हुई, एक आइस ब्रेकिंग हुई और जो सजेशंस थी वो दी गई। लेकिन उस दिन सीईसी में भी मियाँ नवाज शरीफ साहब को पूरी पार्टी ने अपना डिसीजन मेकिंग और इत्तेहाद, उनको कहा कि इत्तेमाद आप पे है, यू विल मेक द डिसीजन। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप जो है राब्ते बहाल करें एंड यू नो वी विल गो टूवर्ड्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है हमारे पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू के इंशाल्लाह प्लान यही है कि 90 डेज में न्यू इलेक्शन होंगे। और आपको पता है कि जैसे हमारा बयानिया और रीज़न जो इकट्ठे होने का वो ये है कि इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे सके। आपने मुल्क में देखा कि किस तरह महंगाई है, किस तरह टेररिज्म, किस तरह गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस है। ये सब चीज़ें एक रीज़न है कि दोबारा ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN भी इकट्ठे हुई है और आज अभी PDM का इजलास भी हो रहा है और उसके अंदर भी ये बात डिस्कस होगी और अहम डिसीजंस जो है वो सामने आएंगी। लेकिन आई थिंक फर्स्ट स्टेप वाज के पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे हो, और सेकंड स्टेप है कि हम यही लुक फॉरवर्ड करते हैं कि जो इत्तेहादी हैं उन्होंने भी अगली दफ़ा इलेक्शनों में जाना है, उन्होंने भी जाना है लोगों से वोट लेने। तो अगर इस परफॉर्मेंस पे और इस तरह अगर आपको पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आप ये टन्योर पूरा करवाएं और 90 दिन के बाद इलेक्शन कोई नहीं क्योंकि सिंध में हमारी हुकूमत है, देन व्हाट? आई थिंक बोथ द पार्टीज are on the same page नहीं, that नहीं है, there will not be a deadlock because अब अगर इकट्ठे वो हुए और आइस ब्रेकिंग हुई है तो obviously डिसीजन लास्ट टाइम जो था वो आप लोग इसलिए इकट्ठे नहीं हुए कि आप कहते थे रिजाइन करो, वो कहते थे नहीं करना, और आप लोग सब कहते थे कोई डेडलॉक नहीं है, लेकिन वो डेडलॉक वक्त ने साबित किया। अभी मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनकी सिंध हुकूमत पूरा 5 साल मुकम्मल करे और वो अपने प्रोजेक्ट मुकम्मल करें ताकि वो दोबारा वोट लेने के लिए जाएं। देखिए, आई थिंक सारी पार्टीज, आप ये चाहते हैं कि फॉरेन इलेक्शन, सारी पार्टीज, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, सारी पार्टीज सेम पेज पे हैं, डेडलॉक नहीं है। PDM में आज जो मेजर फैसले हैं वो होंगे, आपके सामने भी आ जाएंगे, और पीपल्स पार्टी और PMLN ये है कि इलेक्शन अभी ना करवाए जाएं, 5 साल पूरे किए जाएं। जहां तक मुझे पता है, मेरी इंफॉर्मेशन है 90 डेज में इंशाल्लाह नए इलेक्शंस जो हैं वो होंगे। और PMLN is very clear on this and I think People's Party is also on this with us. आलिया हमजा साहबा, तैयारी क्या है? आपको अपने इत्तेहादियों को अपने साथ जोड़ कर रखने की बहुत अशद जरूरत पड़ेगी, चाहे वो काफ लीग है, MQM है, आपकी GDA है, या 5 तो आपके टोटल इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है और जमहूरी वतन पार्टी। भाई इत्तेहादियों का सवाल ना करें, अपने वजीरों का इनसे सवाल करें। हम वज़रा का भी वैसे ये तो क्लेम करते हैं कि आपके MNAs भी इधर उधर हो रहे हैं और उनके साथ राब्ते में हैं। सो प्लान क्या है, कैसे इसको काउंटर करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब। इमरान साहब, मैं यही तो कहती हूँ, ये टीवी पर तो आकर बैठ जाते हैं लेकिन ये कानून पढ़े बगैर सारी बातें करते हैं, और इनके ऑपोजिशन लीडर्स क्या, इनके सारे लोग जो है ना वो आवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। इनसे जरा पूछिए कि आर्टिकल्स क्या कहते हैं, और आर्टिकल वही जो सारे आर्टिकल ये लोग ही कानून की बालादस्ती की बात करते हैं ना। पहले तो ये है कि इनको अदम एतमाद लाने के लिए 79 का नंबर क्रॉस करना है, वो तो इनके पास होगा, ये अदम एतमाद जमा करा दें, उसके 3 या 7 दिन के अंदर तो अदम एतमाद पेश हो जानी है। उसके बाद कानून ये कहता है कि जो बंदा फ्लोर क्रॉसिंग करेगा या जो बंदा पार्टी के अगेंस्ट जाएगा उसका तो वोट ही काउंट नहीं होता है। तो इनसे कहे कि ये 5 मिनिस्टर्स का सवाल तो हमें ये कर रहे हैं, उनसे ये वोट कैसे डलवाएंगे? पहली तो बात ये है, ये इनसे एक मेरी तरफ से सवाल पूछ रहे हैं कि आर्टिकल ये कह रहे हैं, कानून ये कह रहे हैं, मैं तो नहीं ये कह रही। दूसरी बात ये कि ये इत्तेहादियों की बात कर रहे थे ना, एक सेकंड इसको जरा कंफर्म कर दें।
देखें जी, देखें मैं ये बता दूं कि उस केस में ये होता है कि स्पीकर इज द अथॉरिटी, ये लोटा क्रेसी के अंदर आता है। ये सारे कवानीन ये खुद पास करा कर आए हैं, इनको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि ये यहाँ बैठकर अवाम को किस तरह से अगर आपका स्पीकर ही आपका वहां मौजूद नहीं है, खुफिया रायशुमारी में उड़ गया, देन व्हाट? वो मिनते तरलों पर एक सेकंड मुझे इमरान साहब मैंने आपकी बात नहीं सुन सकी, मैं 1 मिनट बाद कंप्लीट करके जवाब दे देती हूँ। वो जिन्होंने लात मार के हमारी हुकूमत गिरानी थी ना, वो भी मिनतों तरलों पर इसलिए आए हुए हैं। काफ लीग के सामने, MQM के सामने ये अपने जो है ना माथे टेक कर आए हैं और इन्हें जवाब बड़ी अच्छी तरह से वहां से मिल चुका है और सारी दुनिया को पता है कि इनके पास ऑप्शन एक ही थी। देखिए ये सारी वही चीजें हैं कि ये अपने बयानिए को नहीं कहते टाकी शाकी मार कर, इन्होंने अपनी सियासत को भी तो जिंदा रखना है। अभी तो रिसेंट इन्हें हम शिकस्त दे चुके हैं सेनेट के अंदर, कितनी बुरी तरह से इनको शिकस्त हुई है मिनी बजट के ऊपर, स्टेट बैंक के बिल के ऊपर, जिसके लिए इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। उससे पहले की शिकस्त इनको मैं याद करा दूं, इन्होंने तो कहा था हम तो मिनी बजट पेश ही नहीं होने देंगे। फिर ज्वाइंट सेशन के इनको मैं सारी की सारी लेजिस्लेशन याद करा दूं। उससे पहले मैं इनको अस्तीफों और वो जो अस्तीफे हमारे मुंह पे मारने थे वो भी याद करा दूं, मैं इन्हें आर पार भी याद करा दूं, मैं इनकी सारी धमकियां इनको याद करा दूं। तो इनके पास इतनी इस वक्त भी स्ट्रेंथ मौजूद है कि अदम एतमाद तो ये पेश कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं इस फ्रस्ट्रेशन की वजह क्या है। इस फ्रस्ट्रेशन की वजह सिर्फ इतनी है कि जो सलमान शहबाज के ऊपर, जो हमजा शहबाज के ऊपर और वो जो सो कॉल्ड ऑपोजिशन लीडर हैं, वो जो गरीबों के इतने खैर ख्वाह हैं कि वो 4 अरब अपने 25,000 कमाने वाले चपड़ासी मकसूद अहमद के अकाउंट में जमा कराते हैं, बसरूर अहमद जो 10,000 कमाता है उसके अकाउंट में अरबों जमा कराते हैं। तो उन पे फर्दे जुर्म लगने लग पड़ा है और उनको पेश होना है। प्लस हुकूमत उनके अगेंस्ट करारदाद लेकर जाने लगी है कि उनके ये जो मुकदमा है जिसमें वो ये कहते हैं कि धेले की करप्शन नहीं की है, तो हम वहां पर प्रूफ के साथ अवाम को दिखाना चाहते हैं कि किस मिठाई से आकर ये अदालतों के बाहर झूठ बोल रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, मैं सुन नहीं सकी आपने क्या कहा, सॉरी। चले अच्छा वैसे ये मैं हिना साहब एक सादा सवाल है, बिल्कुल मासूम सा। ये जो मकसूद अहमद वाला मामला है, कभी PMLN में से किसी को कंसर्न हुआ है कि एक चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब कैसे आ गए? आप लोगों को अजीब नहीं लगती ये बात सुनने में? और उसके बाकायदा बैंक अकाउंट मौजूद हैं और वो आदमी मौजूद है, उसके अकाउंट में अरबों रुपए, यानी एक चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए। आप लोग बिल्कुल हैरान नहीं होते? इमरान, सबसे पहले तो आलिया ने अभी फ्रस्ट्रेशन की बात की, तो फ्रस्ट्रेशन का आलम इस हुकूमत का ये है कि आपस कहते हैं ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, खुद ही जो अपना ब्रांड बनाते हैं और फिर ही सर्वे होता है और वो इमरान खान को कहता है कि अनपॉपुलर ब्रांड है। इसी तरह ही आप मुराद सईद को नंबर 1 मिनिस्ट्री दे देते हैं और आपके जो रैंकिंग वाले हैं वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है कि मुराद सईद को नंबर 1 मिनिस्ट्री क्यों मिली है। फिर आपकी असलियत ये है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कहीं नहीं आ रही, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री कहीं नहीं आ रही। आपस में अली मोहम्मद खान वो कह रहे हैं कि ये झूठ है। तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल आपका ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इन्होंने, पहले आपने देखा अभी आपने बात जो की कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 इयर्स में जो तफ्तीश की तो उन्होंने कह दिया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, 500 सफ़े जो हैं पढ़े आपने? जो मैंने तकरीबन आधे पढ़ लिए हैं। आपने अच्छी बात है, आप बड़े अपने आप वो केस शहबाज शरीफ का है ही नहीं, ना कोई ताल्लुक है। सलमान शहबाज का केस था और इन्होंने कोशिश की। आप ये बता सकती हैं कि सलमान शहबाज को स्विट्जरलैंड से पैसे क्यों आए और वो किसके पैसे थे? देखिए ये तो अब अगर आप वो केस छेड़ेंगी तो मैं आपसे ये पूछूंगा, मैं बस ये कह रही हूँ कि बरतानिया की, उसका मीठा मीठा खाएंगे, कड़वा कड़वा छोड़ देंगे। बरतानिया की अदालत, देखिए ना बात सुने, आप इल्जाम लगा सकते हैं, नहीं मैं इनकी बात कर रही हूं। वो रिपोर्ट जिसपे आप कह रहे हैं हमें क्विटल मिल गया है या हम बाइज्जत बरी हो गए हैं, मैं आपको ये कह रही हूं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने आपको वो ये कह रही है कि इनको स्विस अकाउंट से पैसे आए। नहीं, वो उन्होंने ये कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं साबित हुई। नहीं, एक मिनट मैं आपको बताता हूं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के अंदर केसेस से जब तक कि यहाँ पे मुजरिम को सजा ना हो जाए। उनके मुल्क में अगर उनके मुल्क के कवानीन मुख्तलिफ, अगर आप वहां पैसा लेकर जा रहे हैं और बैंकिंग चैनल से लेके जा रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम? यहाँ कुछ एक चीज प्रूव हो सकी है। स्विट्जरलैंड से जो पैसे, क्या आप जवाब दे सकते हैं कि स्विट्जरलैंड से जो पैसे गए? इल्जाम लगाना बहुत इजी होता है, उसको कोर्ट में प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। ये यहाँ आके इन्होंने शहजाद अकबर को क्यों चेंज किया? शहजाद अकबर को इसलिए चेंज किया क्योंकि चाहते थे, इनको क्या इनसिक्योरिटी है? इनको इनसिक्योरिटी है कि शहबाज शरीफ साहब अगले वजीर आज़म एक बात क्लियर कर लें, हम लोग यहाँ पे जो बरतानिया वाला केस है
उसका शहबाज शरीफ से कोई ताल्लुक नहीं है। वो पूरे जो 500 सफ़े हैं उनमें शहबाज शरीफ नहीं मौजूद। देखिए शहबाज शरीफ सलमान शहबाज मौजूद हैं और सलमान शहबाज को पैसे मुख्तलिफ मुल्कों से आए हैं। अब उन मुल्कों से कैसे आए हैं ये सवाल तो एक अपनी जगह मौजूद है। अगर कहीं सजा होगी तो फिर वहां पे भी देखिए हमारे यहाँ कोर्ट्स मौजूद है, कोर्ट्स जो है उनको अपना काम करने दे। ये यहाँ बैठ के अपनी प्रोपेगेंडास और इल्जाम के तो किसी को क्रिमिनल नहीं साबित कर सकते। बिल्कुल पहली चीज एग्जैक्टली जो करना कोर्ट ने करना, इदारों ने। दूसरी बात ये नेशनल, लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर कोई जज फैसला दे, एक मिनट, राणा सनाउल्लाह साहब के बयान से आप इत्तेफाक करते हैं अगर कोई जज फैसला देगा हम उसका घेराव करेंगे शहबाज शरीफ के खिलाफ? मैंने नहीं सुना बयान दिया होगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं दिया उन्होंने, मैंने नहीं देखा। अच्छा इस बयान ठीक है, मैं आपसे कह रही हूं आप इस चीज से एग्री करते हैं जो इन्होंने आज किया कि हम शहबाज शरीफ के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे कि एज ऑपोजिशन लीडर वो बात नहीं कर सकते। इन्होंने अभी से मान लिया कि हुकूमत में नहीं है, ये ऑपोजिशन में। इस तरह आज तक किसी हुकूमत को देखा है काम करते हुए कि हम रेजोल्यूशन लेके आएंगे वो बात नहीं कर सकते। इतनी इनको इनसिक्योरिटी है शहबाज शरीफ साहब से, क्यों बात नहीं कर सकते? मुझे ये समझ नहीं आ रही। सजा तो नहीं हुई ना उनको, इमरान ये पूछना, मैं जवाब दे दूं। सजा, एक मिनट, सजा तो नहीं हुई, उनको सजा हो जाए तो उसके बाद आप जो मर्जी करें। नवाज शरीफ के मामले में कानून भी आपके साथ खड़ा हो सकता है। दुनिया भर में ऐसी प्रेसिडेंट है जो आदमी मफरूर है उसको देखिए मेरी एक इमरान साहब मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट करूंगी, क्यों आप जाहिलों और बेवकूफों को पढ़ने लिखने का मशवरा दे रहे हैं 500 सफात को। और दूसरा ये जो इन्होंने रेजोल्यूशन पर बात की है, मैं सिर्फ इतना बता दूं आलिया, मुझे पता है कि आप बहुत जाहिल हैं, इस तरह की टीवी शोज पे ऐसी बातें ना करना चाहिए आकर ऐवान के अंदर, और इन्हें आकर हमें ये कहना चाहिए कि ये कार्रवाई दिखाएं। हमारा जो लीडर है उसको तो गिल्टी, उसके तो जो इल्जाम अपनी वो जो धेले की करप्शन ना इशू का दावा करते हैं उसका इनको तो हम तो मौका फराहम करें कि आए और अपनी बरियत को साबित करें। देखें मेरी एक बात सुने, मैं सिर्फ इतना बता दूं, 2-3 बातें। तो अगर शहबाज शरीफ का केस ये वाला है तो फिर एक ही बात, जहांगीर का भी यही वाला है और जरदारी साहब का भी यही वाला है, तो सबके लिए आप लेकर आए ना करार साहब। मैं इन चोरों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उसने नहीं मिलाया। इनकी ट्वीट्स थी कि आस्तीन का सांप है जरदारी साहब, लेकिन सारे चोरों को काबीना में बिठा लिया साथ, का स्क्रीनशॉट आपको बता दूं, एटीएम से पैसा ले लिया किचन चलाने के लिए। लीडर्स ने क्या कहा था, लेकिन उसी के बाद आप ये देख लें, इनसे पूछे ये कहेंगे जरदारी साहब चोर हैं जिनके साथ मिलकर ये हमारी हुकूमत बनाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं आए आवाम को दिखाएं कि एक ईमानदार के अगेंस्ट ये लोग किस तरह से चोर इकट्ठे हुए हैं। हमने कुछ साबित नहीं किया और इमरान खान को आलमी चोर करार दे दिया है। 5 ये वही बात है ना कि ये 500 सफ़े पढ़ते नहीं है, मिठाइयां पहले खा लेते हैं, भंगड़े पहले डाल लेते हैं, उसके बाद पता ये चलता है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ ने यहाँ मकसूद अहमद के अकाउंट को यूज किया था, बिल्कुल इसी तरह से सलमान शहबाज वहां पर जो इनका जुल्फकार अहमद है उसको अपने फ्रंटमैन के तौर पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पर FIA में शहबाज शरीफ साहब आकर कहते हैं मैं तो सलमान शहबाज को आप लोगों ने और वहां पर पैसे लिए भारत से और इजराइल से वो जो उसको क्यों नहीं सामने लेके आते, उसमें जितने लोगों के ऊपर पैसे आए उसके बारे में क्यों नहीं बात करती आलिया? पहले पढ़े फिर आकर यहाँ पर बात करें। आपका 3 साढ़े 3 साल से भाई नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द सियासत चल रही है। अगली दफा आपका ये भी नारा नहीं लगना, आप लोगों ने जैसे फैसलाबाद में शहबाज गिल को ये पता चल सके कि जिनको चोर लुटेरे कहते थे आज उन्हीं के बेटे तरले करें आप इमरान खान को गिराने के लिए, लेकिन गिरा आप उसको फिर भी नहीं सकेंगे क्योंकि बात वही है कि आप लोगों को मुकदमों में सजा होने का टाइम आ गया। आप लोगों की हियरिंग्स डे बाय डे बेसिस पर होगी, फर्द जुर्म भी आयद होगी और NCA से ना किसी को बरियत मिली है और जिन चैनल्स ने वोट किया था और जिन एंकर्स ने किया था उनको जुर्माना भी हो चुका है। अच्छा चलें, अब मुझे जरा सेनेटर साहब के पास जाने दें। सेनेटर साहब, आपके ख्याल में फौरी इलेक्शन हो जाना चाहिए पाकिस्तान में? पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी को लगता है कि टन्योर पूरा होना चाहिए और फिर वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, अभी तक की जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। देखिए मैंने पहले भी आपको कहा इमरान साहब, आप बाखबर सहाफ़ी हैं, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी। और अभी जो मेरी बहन कह रही थी कि एक सो कॉल्ड शख्स के लिए, देखिए पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम के बीच में एक नई पार्टी आई जिसने नारा दिया करप्शन से पाक और इंसाफ की सियासत। अच्छा, वो जब इक़्तिदार में अचानक आ जाती है, हादसाती तौर पर आ जाती है, तो उसके जो कप्तानी करने वाले एक सिलेक्टेड जो आ जाते हैं
वो एक केस के जो है वो स्टे के पीछे छुप रहे हैं। एक सो कॉल्ड शख्स जो करप्शन के पाक की बात करते हैं, वो एस अकबर केस में ओवरसीज पाकिस्तानियों की जेब से कैसे पैसे आपने निकाल के पीटीआई के अकाउंट्स में डाल दिए, मगर उसको आप केस को चलने नहीं देते, स्टे पे स्टे ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, वही सो कॉल्ड शख्स जो है वो 1 साल के अंदर उसके जो टैक्स रिटर्न है, ये मैं नहीं कहता, ये एफबीआर कहती है, ये किसी अपोजिशन पार्टी का नाम नहीं है एफबीआर, वो कहती है कि 58% आपके जो प्रॉपर्टी है उसमें इजाफा हो जाता है। 2018 में आप शो करते हैं टैक्स रिटर्न 2 लाख और समथिंग, और अभी आप कर रहे हैं 1 करोड़ के बराबर टैक्स रिटर्न। तो टैक्स रिटर्न प्रॉपर्टी वहीं अगर रुकी हुई हो तो कैसे बढ़ेगी, ये सवाल है। अगर आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो टैक्स रिटर्न आप बढ़ाएंगे, तो वो सो कॉल्ड क्रेडिबल वजीर आजम की प्रॉपर्टी कैसे बढ़ी है जब वो पब्लिक ऑफिस इस सवाल को लेकर आपने एफबीआर में भी जाना है, अदालत में भी जाना है और पार्लियामेंट में भी जाना है, वहां आप लोग ये सवाल नहीं उठाते। टॉक शो के अंदर आप इतने पॉलिटिक्स करते हैं, तो अकाउंटेबल आप कैसे करेंगे प्राइम मिनिस्टर को? इंटरनेशनल रिपोर्ट क्या कह रही है? पाकिस्तान अपनी तारीख में पहली मर्तबा बुलंद तरीन करप्शन के मुल्क में शुमार हो रहा है। ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट, ये नहीं सर, जरदारी साहब के दौर में भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यही रिपोर्ट दी थी, यू रिमेंबर, और तब आपके वुज़रा ने ये कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल नवाज शरीफ के लिए काम करती है। करप्शन में तरक्की कर चुका है। देखें माजी में इन्होंने इन रिपोर्टों को लेकर टॉक शोज के बहुत सारे कीमती टाइम, आपका प्रेम टाइम जाया किया है पीटीआई। लेकिन आप लोगों ने हमेशा कहा कि ये एमनेस्टी जो है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये मियां साहब के लिए काम करती है। क्यों गलत है? अगर आज गलत है, पार्टी ये नहीं कह सकती ना सर, आपका तो मौके पे बड़ा क्लियर रहा। भी गलत थी, ये कहते हैं पीटीआई, अगर ये रिपोर्ट गलत है। और एफबीआर जो कह रहा है कि टैक्स रिटर्न बढ़ाए हैं इमरान खान ने जब पब्लिक ऑफिस होल्डर हुए हैं, क्या ये भी गलत है? फिर बंद कर दें एफबीआर को। सर मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर की आमदन में एकदम इजाफा हो गया तो उसको आप अकाउंटेबल कैसे करेंगे? आपके पास कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जाकर आवाज उठाएंगे? क्यों, कैसे चल रहा है? मेरे पास जी बताइए, कहां आवाज उठा रहे हैं आप सवाई मीडिया के? मेरे पास अगर इमरान खान की आमदन बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो आपने कहां पे आवाज उठाई? कौन से मुताल्लिका फोरम का आपने दरवाजा खटखटाया बतौर अपोजिशन? नहीं, हम उठा रहे हैं ना इमरान भाई इंशाल्लाह 27 तारीख को, जिसकी बहुत बड़ी तैयारी हो रही है, 27 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मज़ार कायद से निकलेंगे और अवाम की अदालत में, और अवामी प्लेटफॉर्म है हमारे पास कि हम एक्सपोज करेंगे इस नाम नेहाद हुकूमत को कि जो टॉक शो में ये डिक्लेयर कर रहे हैं ना कि इनकी बादशाह सलामत की दरबार में 10 लोग खुशामदी अहल है, बाकी तो नायल, इन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया आधी काबीना को। तो वो क्या कर रहे हैं? क्यों बैठे हुए हैं? अब कौम का पैसा लेंगे, वो कौम के पैसों से तनख्वाहें लेंगे, वो एंजॉय करेंगे काबीना को। खुसरो बख्तियार को आपने सर्टिफिकेट दे दिया है, तालियां बजा रहा हूं मैं, वाह वाह वाह, आपकी हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी है। तो बाकी तो नालों की आपने भर्ती की हुई है ना काबीना में, उसका तो जवाब दें आप कि क्या आपकी जस्टिफिकेशन है कि 10 वो लोग इमरान खान साहब की आमदन कैसे बढ़ गई? आपकी मर्जी है कि वे कह रहे हैं कि टैक्स रिटर्न कम से एकदम ज्यादा कैसे हो गए, इतना टैक्स कैसे बढ़ गया? वो एफबीआर का रिकॉर्ड ये बता रहा है। तो अगर अपोजिशन आपको कहीं चैलेंज नहीं भी करती, लेकिन आपको तो इसका जवाब देना पड़ेगा। ब्रेक लेने के बाद आप इसका जवाब दे दीजिए। ब्रेक लेने का कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आलिया हमजा साहबा, अब आप जरा जवाब दे दें कि इमरान खान साहब की आमदन कैसे इतनी बढ़ गई कि उनके जो टैक्स जमा कराने का जो फर्क है वो इतना ज्यादा हो गया। अपोजिशन इस पे आवाज उठा रही है, मुताल्लिका फोरम पे नहीं उठा रही, पब्लिकली उठा रही है, मीडिया में उठा रही है, लेकिन जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। खान साहब, असल में मसला इनका ये है कि ये सिर्फ मीडिया खेलते हैं। इनकी सारी चीजें ना अवाम को दिखाने के लिए नहीं, मीडिया को दिखाने के लिए होती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि खान साहब ने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल की थी और उस प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने बाकायदा अपना इनकम टैक्स दिया। सवाल तो उन लोगों से होना चाहिए जो जद्दी पुश्ती इतने, जो अपने आप को अमारत शो करते हैं, जिनकी इतनी 19 शुगर मिल्स हैं, और उसके बाद बेटा साहबजादा साहब जो है वो 5 लाख का टैक्स जमा कराते हैं, और जो अबू हजूर है वो 25 लाख का टैक्स जमा कराते हैं।
कराते हैं, यानी टैक्स जो ज्यादा जमा करा रहे हैं अपनी आमदन पे और जो बेच के अपनी प्रॉपर्टी को करा रहे हैं और जो बिल्कुल जेन्युइनली ये काम करे उस पर इनको एतराज है, यानी सारी इमानतदारी पर इनको एतराज है और ये यही चाहते हैं कि इनकी तरह हर कोई टैक्स चोर हो, इनकी तरह हर कोई मुल्क को लूटे, अपनी जायदादें 7 बड़े आजमों में बनाए और यहाँ से चला जाए। दामरा साहब वो ये कह रहे हैं कि हमने कोई प्रॉपर्टी बेची है, ये उस प्रॉपर्टी को बेचने के ऊपर जो टैक्स लगा है ये वो वाला टैक्स है जो इसके अंदर इंक्लूडेड है, वो ये कह रहे हैं। वैसे या आगे पीछे उनकी फिर रही है, एक एक चीज वो अपना इस्तेमाल करें, उनके बाहर के ट्रिप्स का मुकाबला इन लोगों से कर ले तो आप ये देखेंगे कि एक ने 22 ट्रिप किए थे दुबई के, दूसरे ने 55 ट्रिप किए थे यूके के अंदर और अपने पर्सनल ट्रिप्स किए थे, जिनके पाए सीरी पाए हलीम तक लेने के लिए पीआईए के जहाज जाते थे। तो इन्हें तो चुभेगा इमरान खान साहब, इन्हें तो ईमानदार बंदा चुभेगा। इनका मसला मैंने तो आपको पहले भी बताया, इनकी कारकर्दगी का क्राइटेरिया और हमारी कारकर्दगी का क्राइटेरिया कुछ और है। हमने दामरा साहब मुझे बताएं कि कौन कौन से इत्तेहादी जो है वो आपके काबू आ गए। दामरा साहब आपको क्या लगता है कि आप वोट कैसे पूरे करेगी, पहले पंजाब, पहले स्पीकर या पहले इमरान खान? कोई जरा सीक्वेंस तो समझाए ना कि अभी भी आप कहते हैं कि पहले पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब को बदला जाए, अगर इमरान खान साहब को ही हटा देना है और फौरन नया इलेक्शन करवाना है तो फिर पंजाब के अंदर तब्दीली की क्या जरूरत है आपको? वो तो वैसे ही जा रहे हैं साथ ही पूरे सेटअप के। इमरान भाई इस नाहिल हुकूमत के खिलाफ जो जो मैं कह रहा हूं वो इमरान खान ने खुद स्टैंप कर दिया है कि 10 दरबारी कबूल हैं, बाकी सब नाहिल हैं। तो मैं उस सेंस में ये बात कर रहा हूं। ये शेड्यूल हमारा टॉप लीडरशिप टू लीडरशिप राब्ता हुआ है PMLN के साथ और हमने पहले भी ये कहा था कि बुज़दार के खिलाफ हम कह रहे हैं कि नंबर हमारे पास कम है मगर PMLN जो है वो मेन रोल अदा कर सकती है। और दूसरी बात, ये आर्ग्यूमेंट तो जब हम सेनेट में गिलानी साहब को खड़ा कर रहे थे उस वक्त भी ये आर्ग्यूमेंट था कि आप कैसे ये जीतेंगे, हमने जीत के दिखाया, हमने बाय इलेक्शन जीत के दिखाए थे। तो ये जब शेड्यूल बनेगा हम चेकआउट करेंगे, कौम को भी एतमाद में लेंगे और हम जब आएंगे तो पता पड़ेगा कि वो जो जिस जहाज की बुनियाद पर बैसाखी बनाकर आप हुकूमत में आए थे वो तो जहाज ऐलान कह रहा है कि मेरी अब कहीं भी लैंडिंग हो सकती है। ये सारे मामला तो और अभी जो उन्होंने दरबारियों के जो 10 का क्यों तब्दील करना है? अगर आपने नए इलेक्शन में जाना है तो वाई उस्मान बुज़दार, इस चीज को मामूली न एक आदमी को तब्दील करना है इमरान खान और जाए नए इलेक्शन में। उस्मान बुज़दार की तब्दीली बताते हैं कि आप पूरा टर्नओवर करेंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि असेंबली में भी गंद साफ करना है ना हमें। वो जो चेयर अभी बिल्कुल गवर्नमेंट की चेयर बनी हुई है, पहले तो हम उसको तब्दील करेंगे, उसके बाद जो शेड्यूल होगा। मैंने कहा कि PMLN अगर आपके इस प्रोग्राम में कोई चीज पॉलिसी बयान दे सकती है तो दे, मेरे पास पॉलिसी बयान नहीं है। मैं ये जरूर कह रहा हूं कि लीडरशिप टू लीडरशिप कांटेक्ट जरूर हुआ है, राब्ता जरूर हुआ है। शेड्यूल जैसे ही डिसाइड होगा, अब तो PDM का इजलास भी चल रहा है, जाहिर है PMLN ने कहा कि हम वहां पे इस बात को रखेंगे और वहां से जो अप्रूवल आएगी फिर वो हमसे फाइनल राउंड में बात करेंगे। मगर इन नाहलों के खिलाफ अच्छा मुझे जो समझ आ रही है ना नंबर पूरे होंगे परवेज भट्ट साहब, मुझे समझ आ रही है ना पीपल्स पार्टी का इस वक्त फोकस ये है कि उनके लॉन्ग मार्च का एक मोमेंटम बने और बड़ा तगड़ा मोमेंटम बन जाए। इमरान भाई, और वो मोमेंटम बनाने के लिए वो इस तरह की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसमें से आपको मिलना कुछ नहीं है, मुझे जो समझ आ रही। देखिए इमरान से पहले भी हम देखते होते थे इन बेचारों ने वो कोटा रखी जाती है, इस दरबारियों में उनकी कोटा ही नहीं है। उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। उनका एक ही वजीर है सिर्फ बीच में, वो शेख रशीद साहब हैं। जी फरमाइए। अगर हम इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, अगर हम इकोनॉमी की सिचुएशन देखें, अगर हम बैड गवर्नेंस की सिचुएशन देखें, अगर हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की सिचुएशन देखें और आप देख लें कि ये जो 10 मिनिस्ट्रीज जिनको अवार्ड मिले हैं उनमें ना फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसमें ना आपकी जो है। आप इसको सही समझती हैं ये मेरिट पे मिले हैं? देखिए कल मैं एक प्रोग्राम देख रही थी जिसपे शहजाद अरबाब साहब से पूछा गया कि जिनने अवार्ड लिस्ट बनाई कि ये अवार्ड कैसे मिले और उन्होंने याद ही नहीं मुझे। नहीं, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मुराद सईद को कैसे नंबर 1 मिल गया, कैसे मिल गया। और फिर अली मोहम्मद खान की स्टेटमेंट आई कि ये सही नहीं मिला, जिन वज़रा को मिला उन्होंने सही काम नहीं किए। और फिर इस अली मोहम्मद खान की स्टेटमेंट आई कि ठीक मिले। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एतराज किया कि मेरा काम बहुत अच्छा था, मुझे क्यों नहीं मिला। चौधरी ने भी इंडोर्स किया अली मोहम्मद खान के बयान को। अली मोहम्मद ने कहा कि जिन
वज़रा को की कारकर्दगी की तारीफ की गई है वो सही नहीं है। तो मैं 2-3 क्वेश्चन करना चाहती हूँ। स्टेटमेंट है वैसे हाँ, मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। चलें अब बात करते हैं। मैं आपको एक चीज देखिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है फॉरेन मिनिस्ट्री जी, सबसे इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट होती है डिफेंस की मिनिस्ट्री, और आपकी जो ये होती है जिसमें बिजली और हमारा, इनमें से कोई एक मिनिस्ट्री नहीं है जो जिसको इनकी कोई मिली हो टॉप 10 में। फिर दूसरी बात कि शाह महमूद कुरैशी का आपने बयान सुना, लेकिन आज शौकत खान तरीन ने आज सेनेट में यही कहा कि इंपोर्ट बिल बढ़ गया है क्योंकि हम आटा और चीनी जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। वो आपने भी देखा होगा। ठीक है। तो आप एक तरफ से ये हमें स्टेटमेंट्स देते हैं कि बम्पर क्रॉप हो गई आटे की और चीनी की, और दूसरी तरफ से खुद आपके शौकत खान तरीन साहब जो हैं वो FATF का भी बयान देते हैं। तो ये इनकी एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आती है। दूसरी बात, आलिया जो अभी बैठी हुई थी और इमरान खान को एक सादिक और अमीन कह रही थी, तो मैं इनको आपको बता दूं कि इमरान खान साहब एक आलमी चोर जो है ना वो डिक्लेयर हो गए हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान का नंबर 124 से 140 पे कर दिया है। तो इमरान खान साहब इस वक्त करप्शन किंग है। उसके अलावा जरदारी साहब कितने नंबर पे थे जब उनकी हुकूमत थी? देखिए जरदारी साहब किस चीज पे किस नंबर पे थे? मैं तो PMLN का पता 124। हमारे लास्ट ये उनसे पूछे, सवाल तो लेना क्या हो गया आपको? मैं जर्नलिस्ट हूं, सवाल करूं। इमरान खान 140वें नंबर पे है आलमी चोर, जरदारी साहब 139वें नंबर पे थे, आजकल आपके दोस्त हैं, क्या वो आलमी चोर थे? देखिए जरदारी साहब के केसेस चल रहे हैं। मैं तो एक ही चोर को जानती हूँ जो इमरान खान साहब हैं, वो मुल्क के सबसे बड़े। जरदारी साहब के केसेस चल रहे हैं, वो केसेस की जब आएगी तो वो डिसाइड होएगा। मेरी तरफ से आई थिंक जो देखे, मेरी तरफ से एक ही चोर है सबसे बड़ा, जो डाकू भी है, माफिया भी है, वो इमरान खान साहब। ठीक है जी। आलिया हमजा साहबा, यू कैन रिस्पॉन्ड नाउ। खुसरो बख्तियार को भी सर्टिफिकेट मिल गया। इन्हीं की वही मैं कहती हूँ ना, गुलामों की कौन सी कमी है। इन्हीं की 23 मार्च 221 की एक ट्वीट है। आस्तीन के सांप के बारे में सुना था मगर अब देख भी लिया, और ये ट्वीट है इनकी, जिनको ये अभी खुद कह रही है कि जी मुझे तो उनके बारे में कुछ पता नहीं, और उनके बारे में केसेस चल रहे हैं। इमरान खान के बारे में इनको बता दें कोई केस नहीं चल रहा। मसला यही है सारा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी ये रिपोर्ट पढ़ लेती तो इनको पता चल जाता स्कैंडल पे, जुडिशरी आई है या पुलिस आई है, अभी तो चलने आप देखिए मैं आराम से बात सुनती हूँ, प्लीज मेहरबानी आप अपनी बारी पे बात करें। लॉजिकल बात हो रही होती है, ये तो समझ में आ जाती है। आप अपनी बातों से कॉन्ट्रडिक्ट, या आपको ये पता नहीं चलता कि आप ट्वीट्स करके, या इवन आपने तो जरदारी साहब की चोरी के ऊपर पूरा कॉलम में आपका छपा हुआ है। अब या तो आप किसी से लिखवा कर छपवाती हैं, या आप पढ़ती नहीं है ना अपनी ट्वीट्स को ना कॉलम्स को, कि आपको वो बातें याद रहे। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, हम एक एक चीज लेकर बैठते हैं, तो इसलिए जरदारी साहब पे पूरे उनकी चोरी पे ये कॉलम लिख चुकी हैं। कॉन्ट्रडिक्ट तो ये कर नहीं सकती। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इन्हें पढ़ लेनी चाहिए। दूसरे मेरे भाई कह रहे थे ट्रेन मार्च किया, आपको याद है, जिसकी कीमत अजीज मेमन ने अदा की थी अपनी जिंदगी देके, वो भी तबाह। उसके बाद इन्होंने और कितने जलसे जुलूस निकाले और जितना सब कुछ किया, हर चीज पर आए। चेयरमैन सेनेट से लेकर जिनको वो गिराना चाहते थे उनसे लेकर आगे जो नया चेयरमैन सेनेट की सिलेक्शन से लेकर आगे की भी सारी चीजों, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन ले ले आप, इनका कश्मीर का इलेक्शन ले ले, लोकल बॉडी कैंट के इलेक्शन के अंदर पीपल्स पार्टी के 20 कई वोट निकले, कई 5 वोट निकले, और ये आकर ये कह रहे हैं कि इस मुंतखब हुकूमत के अगेंस्ट ये करेंगे। सवाल इनसे ये बनता है कि क्या जो 13 साल आपने के बल्दियाती इंतखाबात ले ले, आप हुकूमत में होते हुए हारे हैं, सारे बाई इलेक्शंस ले ले, जस्सा का इलेक्शन ले ले, खानेवाल का इलेक्शन ले ले, इमरान खान को हेलमेट पहन के अब निकलना पड़ेगा बाहर, ये असलियत है गिरा सकते हैं। अभी भी बात ये की गई है कि जहाज लैंड करेगा तो ये सब कुछ होगा, यानी अभी भी जहाज के उनकी सारी लैंडिंग होगी, जहाज के ऊपर इनके नो कॉन्फिडेंस के फैसले होंगे। हम तो कह रहे हैं आपकी हुकूमत जहाज इमरान खान जैसा एक ऐसी पार्टी थी जो इकट्ठी आई थी सिर्फ पावर के लिए, और आप लोग दो दबाकर वहां से भागे थे, और इनके बारे में एमपीएस और एमएनएशिप से हमें तो इतनी हिम्मत है, हमने अपने जिन्होंने टारगेट्स अचीव किए, हमने उनकी परफॉर्मेंस देखी है, और हमें
इन्हें अच्छा लग रहा है कि हमारे वजीर परफॉर्मेंस पर बात करके एक दूसरे से मुकाबला करें। खारजा पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, इकोनॉमी की सिचुएशन, मतलब जो अपने मुंह मियां मिट्टू खुद ही तारीफें करते रहो, जितनी चोरी की है चोरी के सर्टिफिकेट भी बांटे। इंडियन मीडिया पाकिस्तान को अप्रिशिएट करे और ये कह रहे कि इंडियन सारे टेक्सटाइल के ऑर्डर्स पाकिस्तान ले गए। ये किस तरह के बुक्स के भरे हुए लोग हैं। चीन का जो दौरा रहा है उस पर इन्होंने क्या सियासत की है, और उसके बाद सारी इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहे हैं कि खान साहब का चीन का दौरा किस कदर सक्सेसफुल रहा है। धरना स्टार्ट किया था, जब इनका दौर था तो आप कहते थे दौरे ठीक नहीं हो रहे, जब आपका दौरा ये कहते हैं दौरे ठीक नहीं हो रहे, कि ये यहाँ पर ये तो दौरा हर ऑपोजिशन को पड़ता है। तकरीर की तैयारी जहाज में करते थे और वहां उनको बोलने नहीं दिया जाता था। खुदा को माने, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, सियासत बाद में, उन चीजों पर सियासत ना करे जो मुल्क के लिए बुग़्ज़े इमरान में बुग़्ज़े 2014 में पाकिस्तान को आगे जिस वक्त चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था उस वक्त धरना किसने दिया? सीपेक को रोल बैक किसने किया? कोई जो मंसूबे सीपेक में हम लोगों ने लगाए उस पे आपने आके तख्तियां लगाई। आज दुनिया अप्रिशिएट कर रही है, आलमी इदारे अप्रिशिएट करे, लेकिन इनको कुछ नजर नहीं आता। आलमी इदारों ने ये जरूर कहा है कि आपको आलमी चोर करार दिया इमरान खान को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने। आप लोगों को आपने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ी, अगर पढ़ी है तो आप मुझे बता दें। कमेटी की रिपोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने इजराइल और भारत से फोरम की रिपोर्ट पढ़ी है, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पढ़ी है, थर्ड टाइम पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आया है मईशत बचाने में, लोगों को बचाने में। आप मुझे एक्सपोर्ट अपनी बता दें और हमारी बता दें। में पैसे कमाए तो एहतसाब की तो नारा आप लगाई नहीं। एक सवाल कर ले, इनके दौर में कितनी एक्सपोर्ट थी, आज कितनी एक्सपोर्ट है? इनके दौर में टेक्सटाइल की मशीनरी कोरियों के भाव मिलती थी, आज टेक्सटाइल $21 बिलियन को टच करने लगी है। इनके दौर में टैक्स रेवेन्यू कितना था? 2900 था। आज इंशाल्लाह हम जब करेंगे तो 6000 पे करेंगे। इनसे पूछें बहुत से पीटीआई के एमपीएस एमएनएज हैं जो हमारे से राब्ता करने बात करवाने जाते थे, और आज यहाँ एक गरीब इंसान को भी 10 लाख की सेहत इंश्योरेंस मिल रही है। लिस्ट भी है, लोग चाहते नहीं है कि लिस्ट के नाम सामने। ऑलमोस्ट एमएनएस कितने हैं? 30 ऑलमोस्ट 30 एमएनएस। There is a long list, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। राना सनाउल्लाह साहब आपको पूरी लिस्ट देंगे, और ऐसे लोग हैं जब ये अपना नाम नहीं चाहते डिस्क्लोज होना, और बहुत से लोग नाम नहीं बताना चाहते वो सामने आगे वोट कैसे करेंगे? इत्तेहादी जो हैं, जब वंस थिंग्स जिस तरह आपने कहा वेट एंड सी है, और मैं आपको बात ये है कि देखें जिसने अगले इलेक्शन, अच्छा पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाएगी, आर यू श्योर? जिसने अगले इलेक्शन, पीपल्स पार्टी आपके साथ खड़ी हो जाएगी? पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, ठीक है। नहीं कहां है? पीडीएम में तो नहीं है। पीपल्स पार्टी अभी विल बी टुगेदर। मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी अपने लॉन्ग मार्च का मोमेंटम बना रही है, और ये सारी पॉलिटिक्स के लिए ऐसा लगता है, फील तो ये हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, हुकूमत गिरने नहीं देंगे। जिस भी पार्टी जो जनरल इलेक्शन से आया, जो भी कैंडिडेट, अगर ये इत्तेहादी भी दोबारा उन्होंने वोट लेने जाना है ना, तो अगर उन लोगों ने ये कहा, उनको पता है कि साथ इन्होंने ये टाइम गुजारा था, वो उनको भी अगली दफा वोट नहीं मिलेगा। तो इनके अपने एमपी तो इत्तेहादी एक मिनट है, इत्तेहादियों ने आपको यकीन दिला दिया कि आपके साथ है? इत्तेहादियों को 100% ये पता है कि अगले इलेक्शन में मुंह दिखाने के काबिल अलग बात है। अगर पीटीआई के साथ उन्होंने और टाइम दिखाया। इत्तेहादी ऐसे भी हैं जो कहते थे मुशर्रफ को हम 10 दफा मुंतखब करवाएंगे, देखें, और मेरी अर्ज सुन ले, इसके बावजूद वो दोबारा आ रहे हैं ना, रेलिवेंट हो रहे हैं, उनको ओहदे भी मिल रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर ये सारी चीजें उन्होंने देखी हुई हैं, उनको पता है कि देखिए ये उनको पता है सारा कुछ। उन्होंने कई दफा वो पॉपुलैरिटी उनकी गई और कई दफा वापस आई। मैं ये जानना चाहता हूं इलेक्शन में आपको किसी ने चाहते हैं कि दोबारा उनको वोट मिले, तो वो पीटीआई को आगे उनके साथ और नहीं चल सकते, क्योंकि वो अनआंसरेबल। आप लोगों को किसी ने देखिए हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है इत्तेहादियों से भी कि इनको सपोर्ट ना करें, क्योंकि इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी खराब की, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपसे कमिटमेंट कोई दी है किसी ने? रिक्वेस्ट की बात नहीं है, मुलाकात हो रही है इत्तेहादियों की। इत्तेहादी जो है वो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर रहे हैं, और एवरीवन इज ऑन बोर्ड। जी जी, धामरा साहब क्या कह रहे हैं आप? धामरा साहब फरमाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें, मैं तो पहली बात ये कहता हूं, देखें ये बड़े जालिम लोग हैं, इन्होंने अपने बेचारे इत्तेहादियों के साथ जो हालत की है कि उस 10 वाली लिस्ट में एक भी इत्तेहादी को कोटा नहीं दी, शामिल नहीं किया। खुसरो बख्तियार जैसे शख्स जो नैब में होना चाहिए था, उसको तो उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, मगर बड़ी ज्यादती की है अपने इत्तेहादियों के साथ कि उन्होंने उनका एक भी वज़ीर अहम नहीं समझा कि वो इस बात में आ जाए। और दूसरी बात, आप जो कहते हैं ना कि नंबर्स कैसे पूरे करेंगे, इमरान भाई हम इनको शिकस्त दे चुके हैं नेशनल असेंबली में, सेनेट की इलेक्शन में।
इसलिए ये एक साल पहले उसके बाद आप 3 दफा शिकस्त खा चुके हैं, वो नहीं याद आपको? पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, अब तो पानी सर से ऊपर गुजर चुका है। और किन अराकीन ने राब्ता किया है, कितनों ने किया है, ये जाहिर है अब शो अपोजिशन नहीं करेगी। इनकी जो हालत अभी आप प्रोग्राम में देख रहे हैं अपने, सारी पीटीआई के अंदर जो अनऑफिशियल इनकी जो मीटिंग्स होती हैं, ये रोना रो रहे हैं। अब तो वजीर जो जितना रोना रो रहे हैं, अल्लाह माफ करे, मैं तो कहता हूं अब एक भी वजीर जो टॉप 10 में नहीं आए वो तनख्वाह नहीं उठाएगा। इस कौम के खजाने के ऊपर डाका होगा कि आप अहल ही नहीं है अपने प्राइम मिनिस्टर की नजर में। खत्म हो गया है, लेकिन एक बात बहुत सीरियस है, एक बात बहुत सीरियस, अगर तो तहरीक-ए-एतमाद लानी है तो अपोजिशन को सबसे पहले बंदोबस्त करना पड़ेगा कौमी असेंबली के स्पीकर का, क्योंकि उसके बगैर ये कभी कामयाबी का ख्वाब भी नहीं देख सकते। देखते हैं कि वो मरहला कब आता है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है कल एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।